प्यार भरा, दिलो जान से भरा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग समझेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। और एक बात याद रखें हम लोग, देखिए चाइल्डहुड से ही आप लोग समझते आ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को। मतलब अगर कोई भी आपसे एल्डर हो या बुजुर्ग हो, आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आपसे अगर नॉलेज शेयरिंग की बात की जाए तो वो होता है, बताओ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। यही क्वेश्चन अक्सर किया करते हैं फिजिक्स की बात जब की जाती है तो आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे। और ये बेसिक लॉ है। और एक बात और हम लोग जानते हैं कि देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिक लॉ है और इसका प्रूफ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोब से कर चुके हैं, है ना। या आप उसको कहिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से, क्योंकि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब से भी ये प्रूव किया जा चुका है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को, जो कि बहुत ही स्मॉल लॉ है। ये कहता क्या है, मतलब एक सेंटेंस का लॉ है, ईच एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। ये क्या लिखा हुआ है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग चलते हैं, इसका यूज करके, है ना। देखिए मान लीजिए कि ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस, है ना। और इस पर सपोज कीजिए कि इस पर दो पर्सन है, ए और पर्सन बी, ए और बी, ठीक है। और मान लीजिए कि ये पूरा स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो इसका इनर्शिया किधर होगा, सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर ऑफ इनर्शिया इधर होगा। मान लीजिए इसका m1 मास है, इसका m2 मास है। तो वेयर लूजली मैं बोल रहा हूं, मतलब या सेंटर ऑफ मास बोलिए, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए ये जो पर्सन है वो ए जो है वो बी को फोर्स लगाया, ठीक है। ए जो है वो बी को फोर्स लगाया, ओके। तो देखिए ए ने बी को फोर्स लगाया तो या उसको धक्का दिया, ठीक है। तो ए बी इधर क्यों जाएगा, है ना। तो ए ने बी को ऑपरेट किया, मान लीजिए इधर क्यों कितना फोर्स लगाया, F1। और बी का मास आप मान लीजिए m1 है और ए का मास मान लीजिए आप m2 है। तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर इसने F1 फोर्स लगाया, ठीक उसी वक्त बी भी ए पर लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। तो बी भी ए पर लगाएगा, लेकिन किधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर, है ना। सपोज कीजिए कि ए का मास क्या है, m2, ओके। और तो ये मान लीजिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सिर्फ ए और बी फाइट कर रहे हैं, और ए ने बी को लगाया, बी ने न्यूटन थर्ड लॉ से ए को लगाया, ऐसे, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट लगाया, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो बी इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से इस डायरेक्शन में, ओके। चलिए तो हम क्या कहेंगे यहां पर, इधर देखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से F1 इक्वल्स टू F2 मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में मैं जानता हूं ना, अगर वेक्टर फॉर्म लिखा है तो F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड में लिख सकता हूं ना F1 इक्वल्स F2, राइट। अब न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या कहता है, आप बताइए। F1 F
इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और F2 इक्वल्स आल्सो क्या होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब आप ये दोनों जैसे ही सेपरेट होंगे, या आप यूं कहें कि A ने B को फोर्स लगाया, तो वो कॉम्प्लेक्स फोर्स होगा, मतलब वो वेरिएबल फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो B भी A को फोर्स लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इधर देखिए, एक्सेलरेशन के जगह पर क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, यस आप dv बाई dt भी कर सकते हैं, या शॉर्टली लिखिए v माइनस यू बाई टी, और इसको भी आप लिख सकते हैं dv बाई dt, राइट। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस इनिशियल क्या था, जीरो, दोनों का जीरो था, रेस्ट में था, है ना, बाई t। अब आप ये देखिए दोनों तरफ से t कैंसिल हो गए, तो यहां पर एक इक्वेशन आपका आ गया, है ना, यहां तक ठीक है। यहां पर एक इक्वेशन आया m1 v1 इक्वल्स m2 v2, m2 v2। तो आप देख सकते हैं ना, ये रहा न्यूटन्स थर्ड लॉ, F1 इक्वल्स F2, और इसी F1 इक्वल्स F2 से एक और मैग्नीट्यूड वाइज हमने लॉ बना डाला, m1 v1 इक्वल्स m2 v2, मींस both magnitude of momentum, transferring momentum, A transfer how much momentum to B, m1 v1, in same magnitude B transfers to A, m2 v2, मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं रिवाइव कर रहा हूं, चलिए फिर देखिए, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m1, और इस v1 के जगह पर क्या लिखेंगे, dx बाई dt। सपोज कीजिए कि ये आदमी, A ने B को फोर्स लगाया है, B ने A को भी फोर्स लगाया। सपोज कीजिए कि A यहां तक चला गया, और सपोज कीजिए आप कि एट द सेम टाइम, ड्यूरिंग सेम टाइम B यहां तक चला गया, यहां तक B गया, यहां तक A गया, ठीक है। और दोनों के बीच का दूरी आप ले लीजिए, कुछ भी दूरी ले लीजिए, सपोज d, ओके, राइट। अब आप ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 के जगह पर m1 और ये v। तो आप ये देखिए, जैसे ही ये डिटैच हुआ होगा, दोनों ने लगाया होगा और अलग हुआ होगा, तो ये v1 से भागेगा। तो आप v1 को क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं ना, मैं शॉर्टली बोल रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, ये है x1, और सपोज कीजिए ये डिस्टेंस कितना है, ये है x2। तो आप v1 को क्या लिख सकते हैं, x1, क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, बाय टाइम, और v2 को क्या लिख सकते हैं, x2 बाय टाइम, ऑफ कोर्स डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, सेम होगा। अब आप इधर देखिए, t कैंसिल हो गए, दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो एक और लॉ आपको मिल गया, है ना, मास इनटू पोजीशन ऑफ m1 इक्वल्स मास इनटू पोजीशन ऑफ x2। ये देख लीजिए आप, ये भी आपका लॉ बन गया ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। मतलब देखिए, यही तीन बेसिक्स लॉ, जहां जहां इनर्शिया होगा, जहां जहां मास होगा, वहां वहां यही तीन लॉज लगेंगे। अब देखिए, एक ये बन गया। अब फिर फर्दर आप लिख सकते हैं ना, यहां पर फिर मैं राइट कर रहा हूं, और एट द प्लेस ऑफ, ये देखिए m1 और x1 की जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, d माइनस x2, राइट, इक्वल टू m2 x2, ओके ना। फिर देखिए, तो यहां पर एक आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x2 क्या आ जाएगा आपका, यस राइट, तो x2 आएगा m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, राइट ना। अब सिमिलरली देखिए, सिमिलरली हम x1 भी ला सकते हैं, है ना, x1 क्या आएगा, x1 m2d, आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास में ये आप लॉ पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, अगर मेरा यही कहना है, और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये तीन लॉ पर होल्ड आपका अच्छा है, तो यू कुड सॉल्व एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, ऐसे चलेंगे। तो ये आपका न्यूटन्स
थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ जाता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे, ठीक है प्लीज।